वेलकम टू लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस लेक्चर में हम डेटाबेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है उस पर डिस्कशन करेंगे कि डेटाबेस में हमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन का ऑपरेशन परफॉर्म ना करें तो इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं और ये किस तरह से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ना करना हमारी डेटाबेस को किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आपका नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आप इस चीज़ को समझ सकें कि डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हेल्प टू रिमूव और मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी। अब ये डेटा रिडंडेंसी क्या चीज़ है कि जिसको नॉर्मलाइजेशन मिनिमाइज करती है या रिमूव करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है। डेटा रिडंडेंसी ये होती है कि हमारे जो रिलेशनल डेटाबेस होती है या जो टेबुलर फॉर्म में, जिस तरह से ये आप देखें, ये एक स्टूडेंट की RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस जिसमें हमारे पास डाटा इस तरह टपल्स और एट्रीब्यूट की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होता है, एक टेबुलर फॉर्म में होता है। तो इसमें जो रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंसी का मतलब है अनवांटेड डाटा, कोई ऐसा डाटा जो रेपिटेटिव हो, बार बार आ रहा हो, एक ही डाटा मल्टीपल हमारे पास रोज में पड़ा हो, तो ये सारी रिडंडेंसी कहलाती है। हम इस चीज को रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। अब इशू ये आता है कि अगर हम इसको ख़त्म ना करें, यानी रिडंडेंसी को रिमूव ना करें और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को या ऑपरेशन को परफॉर्म ना करें तो होगा क्या। अगर हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ अनॉमलीज क्रिएट होंगी। अनॉमलीज क्या होती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट, ये अनॉमली है। अनॉमली हम कह सकते हैं कि एक, आप कह लें कि एक किस्म का एरर होता है। अब ये जो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन है ना, इसका मतलब ये है कि अगर हम रिडंडेंट डाटे को रिमूव नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म नहीं करेंगे, तो जब भी हम अपनी डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे या कुछ अपडेट करेंगे, ये वो ऑपरेशन है जो कि हमारी डेटाबेस में सबसे ज़्यादा परफॉर्म होते हैं। तो इनमें से जब भी कोई ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इश्यूज आएंगे, हम वो सही तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये वजह है कि इस वजह से हमें नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो यहां तक तो ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिडंडेंसी जो है वो एनॉमलीज का काज बनती है, यानी एनॉमलीज जो हैं वो रिडंडेंसी की वजह से क्रिएट होती हैं और जब एनॉमलीज क्रिएट होती हैं तो उसमें हम जब भी अपनी डेटाबेस पे कुछ मेन ऑपरेशन जैसा कि इंसर्शन, डिलीशन या कोई चीज़ अपडेट करने का ऑपरेशन करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इस वजह से हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो आपको एक डेटाबेस या एक टेबल जो नज़र आ रहा है, इसमें कुछ डाटा आप देखें रिपीट हो रहा है। जिस तरह ये देखें DBMS कोर्स है, एट्रीब्यूट है मेरा कोर्स, वहाँ पे लिखा हुआ है DBMS टीचर, उस कोर्स की फ़ी। इसी तरह यहाँ पे भी यही आ रहा है DBMS और वो, ठीक है। अब ये रेपिटेटिव डाटा है ना, इस तरह के डाटे की वजह से हमें जो है वो अनॉमलीज फेस करनी पड़ती हैं और हम नॉर्मलाइजेशन भी इसी वजह से परफॉर्म करते हैं ताकि इस तरह के इश्यूज हमें फेस ना करने पड़े। अब जो भी टेबल है उस टेबल में हमें तो पता है कि एक प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट ज़रूर होता है। कीज़ क्या है, कीज़ पे एक डिटेल वीडियो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से आपको डेटाबेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो हमारे केस में हमें पता है कि जो प्राइमरी की होती है ना, वो हमने डिफाइन की हुई है कि यूनिक होती है और उसमें जो भी वैल्यूज होती हैं वो नॉन रेपिटेटिव होती हैं और वो नॉन नल होती हैं। नॉन नल का मतलब कोई नल वैल्यू, खाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हमारे केस में अगर मैं SID की बात करूं, स्टूडेंट ID, तो ये प्राइमरी की हो सकती है, तो यूनिक है ना। 201, 2, 3, 4, 5 सारे यूनिक हैं और कोई नल वैल्यू भी नहीं है, यानी हर रो में या SID एट्रीब्यूट जो है इसमें सारी वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं है। तो जो हमारे पास ये तो, और अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास एक जो अनॉमलीज होती हैं, ये जो रिडंडेंसी होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक रो बेस होती है, एक कॉलम बेस होती है। जो कॉलम बेस अनॉमली होती है उसमें तो जिस तरह मैंने बताया कि हमने एक प्राइमरी की को डिफाइन कर लेते हैं, उसमें यूनिक वैल्यूज होती हैं तो हम उस चीज को ओवरकम कर लेते हैं। जो रो बेस अनॉमलीज होती हैं ना, जिस तरह ये जो मैंने बताया DBMS T1 और 10,000
कोर्स टीचर और कोर्स फी, ये जो रेपिटेटिव एंट्रीज आ रही हैं, ये अगर मैं कहूँ कि ये एक रो वाइज अनॉमली है, और इन्हीं अनॉमलीज की वजह से हमारा ये ऑपरेशन जो है इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, ये मुश्किल हो जाता है। अब अगली चीज ये ज़हन में आती है कि क्या इशू क्या आता है अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो इसमें कोई भी चीज इंसर्ट कर दूंगा, उसमें इशू क्या आता है, हम उसको एनॉमली क्यों कह रहे हैं। अनॉमली का मतलब है लाजमी नहीं है कि वो एरर अकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन अगर ना करें तो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। तो इसको मैं अब आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि ये ऑपरेशन किस तरह से इफेक्ट करते हैं हमारी डेटाबेस को, अगर हम उसको डेटाबेस को नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर ना कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हम इंसर्शन अनॉमली की बात करते हैं। इंसर्शन का मतलब होता है डेटाबेस में कोई नई एंट्री करना। हमारे पास ये एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, मैं इसमें एंट्री करना चाहता हूं, ठीक है, मैं कोई नया डाटा एंटर करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहां मैंने एंटर कर दिया डाटा 206, एक नया स्टूडेंट आया जिसको मैंने आईडी असाइन कर दी 206, उसका नेम मैंने रख दिया एफ, जो भी उसका नेम शॉर्ट में मैंने एफ लिख दिया। और इसी तरह कोर्स नेटवर्क्स का उसने पढ़ना है, टीचर T3 मैंने उसको साइन किया, जो टीचर T3 का मतलब ये एक टीचर की आईडी है, कोर्स की फी ये है। मैंने तो एक इंसर्शन का ऑपरेशन किया, डाटा इंसर्ट कर दिया, प्रॉब्लम तो मुझे कोई नहीं आई। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉब्लम क्या आती है, हम नॉर्मली जिसको कह रहे हैं कि इंसर्शन में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या है। सपोज करें कि मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास कोर्स, एक मैं नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, उसके लिए मैं एक नया टीचर हायर करना चाह रहा हूं। इस तरह से मैंने अब वो एक नया कोर्स अपने टेबल में ऐड कर लिया, वेब प्रोग्रामिंग का नया कोर्स है, एक नया टीचर भी हायर कर लिया जिसको मैंने आईडी दे दिया T4, और कोर्स की फी भी मैंने ऐड कर दी। अब इशू मेरे पास क्या आया, जब मैंने ये वाला डाटा ऐड किया तो यहां पे जिसको मैंने कहा था कि स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की में तो नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नल वैल्यू का मतलब अब मेरे पास कोई स्टूडेंट आएगा तो मैं उसको आईडी दूंगा ना, यहां पे ये तो मेरे पास एक कह लें कि खाली हो गई वैल्यू, ये तो नल वैल्यू आ गई। प्राइमरी की का तो रूल ये है कि कोई भी आपके पास नल वैल्यू नहीं होगी और रेपिटेटिव वैल्यू नहीं होगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। तो अब क्या होगा, मेरा तो ये वाला एंट्री जो है मैं तो कर ही नहीं सकता हूं इसको इंसर्ट इस तरह से। अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो मुझे यहां तो ये है कि मुझे स्टूडेंट आईडी में और जो भी स्टूडेंट के नेम वगैरह में कोई डमी डाटा देना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगा इन फ्यूचर। तो इसलिए ये चीज हम कह सकते हैं ये हमें एक इंसर्शन अनॉमली फेस करना पड़ रही है यहां पे। इसी तरह से अगर मैं डिलीशन के ऑपरेशन की बात करूं, डिलीशन अनॉमली की बात करूं, तो वो किस तरह से इफेक्ट करती है, ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन का ऑपरेशन परफॉर्म ना करें डेटाबेस पे तो हमें किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो मेजर ये 3 इश्यूज हैं, ठीक है। उनमें इंसर्शन को हमने एग्जाम्पल से देखा, अब डिलीशन की बात करते हैं। मैं सपोज करें कोई चीज डिलीट करना चाह रहा हूं, ये मेरे पास स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, इसमें से मैं कोई चीज डिलीट करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं स्टूडेंट नंबर 204 के रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर दूं, तो मैं क्यूरी लिखूंगा। क्यूरी का मतलब आप जो भी आप ओरेकल यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल है, आप एक क्यूरी लिखते हैं जिसकी बेस पे आप डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। समझिए मैंने एक क्यूरी लिखी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, कि स्टूडेंट का मतलब ये स्टूडेंट टेबल का नाम है, इसको डिलीट करे वेयर, कहां पे, जहां पे SID 204 हो, ये SID 204 इधर है, ठीक है, इसको डिलीट करना है। जब मैं ये क्यूरी चलाऊंगा तो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, मेरे पास रिकॉर्ड ये 204 तो डिलीट हो गया यहां से, ठीक है। अब मैं तो सिर्फ 204 स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल जो क्लास है वो छोड़ दी, या वो अब ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मैं उसको उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। अब इशू क्या हुआ, अनॉमली कहां पे आई। अब अनॉमली ये आई, इस 204 का रिकॉर्ड डिलीट करने से मेरा ये रो में जितना रिकॉर्ड था ये सारे का सारा डिलीट हो गया। देखें टीचर T3, अब मेरे पास तो टीचर T3 की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इन फ्यूचर में मैंने देखना हो कि टीचर T3 कौन सा कोर्स पढ़ा रहा था। अब यहां से तो मुझे पता लग रहा है ना, T3 जो है वो कोर्स नेटवर्क्स का पढ़ा रहा था। यहां पे तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन ही डिलीट हो गई कि टीचर T3 जो था वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा था और उसने फीस क्या थी उस कोर्स की, मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं रही। तो मैंने तो सिर्फ स्टूडेंट को डिलीट करना था, मेरे पास स्टूडेंट को डिलीट करते करते जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई। तो ये एक अनॉमली क्रिएट होगी, इसको हम डिलीशन अनॉमली कह सकते हैं। इसी तरह अगर अपडेट की बात करें कि अपडेशन अनॉमली क्या चीज है, उसको भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए मेरे पास ये एक टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, मैं इसमें किसी चीज को अपडेट करना चाह रहा हूं। सपोज करें ये स्टूडेंट A है, इसका नेम मैं अपडेट करना चाह रहा हूं। मेरे पास नेम
कंप्लीट नहीं इसका लिखा हुआ, हम इसको अपडेट करना चाह रहे हैं, तो मुझे जाहिर बात है मैं एक क्यूरी लिखूंगा। क्यूरी कुछ इस किस्म की होगी कि अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट को अपडेट करो इस टेबल को, सेट नेम, ये नेम में आ जाएंगे, सेट नेम इक्वल टू AMK, नेम AMK रख दो, वेयर SID, कहां पे, जहां SID 201 है, यानी ये SID 201 है, यहां पे नेम वाले जो एट्रीब्यूट है उसमें जाके उसको AMK में चेंज कर दो, तो वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। जहां पे ये देखें इस तरह से क्यूरी चलने के बाद ना, जब क्यूरी चलेगी तो मेरे पास डाटा कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, AMK नेम हो गया। तो यहां तक तो ठीक है कि हमने अपडेट कर दिया। अब इशू क्या आएगा, अनॉमली कहां क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि आप DBMS कोर्स की फी, अपडेट कोर्स, ठीक है, कोर्स की जो भी फीस है आपने अपडेट करनी है, या अपडेट कोर्स फी फ्रॉम 10,000 टू 8,000 कर लें। फॉर एग्जांपल हम इसको कम करना चाह रहे हैं, 10,000 टू 8,000 कर लें एक कोर्स की फीस। तो अब जिस भी कोर्स की करनी है, या तो मैं कहूंगा कि जो टीचर T1 जो कोर्स पढ़ा रहा है उस कोर्स की कर दें, या मैं इस तरह से बताऊंगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स की फीस 10,000 से 8,000 कर दें। अब क्या होगा, उसको एंट्री यहां पे मिली DBMS की, इसको 8,000 किया जाएगा, ठीक है, जो मैं क्यूरी दूंगा उसके थ्रू ये जो फीस है 8,000 हो जाएगी। इसी तरह यहां पे डेटाबेस मिलेगा, इसमें आएगा, इसकी फीस भी वो 8,000 कर देगा। यानी जब मैं क्यूरी जब मैं चला रहा हूंगा तो इस तरह से हो सकता है मेरे पास यहाँ पे कोई 100 एंट्री हो, वहां पे पता नहीं कितनी दफा DBMS आए और हमें उसकी यहाँ पे फीस चेंज करनी पड़े। तो अपडेट में देखें ये प्रोसेस कुछ टाइम लेगा। जब हम क्यूरी चलाएंगे हमारे पास तो रिजल्ट आ जाएंगे, हमें तो इस तरह फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये एक बड़ी प्रोसेसिंग हो सकती है। जितनी बड़ी डेटाबेस होगी उसमें ये प्रोसेसिंग ज्यादा भी हो सकती है। तो ये भी एक किस्म की अनॉमली है जो कि क्रिएट हो सकती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम नॉर्मलाइजेशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। हम अपनी डेटाबेस को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म के अंदर लेके आते हैं ताकि अनॉमलीज कम से कम क्रिएट हों। अब जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या करेगा, रिडंडेंसी को रिमूव करेगा। रिडंडेंसी का मतलब जब डाटा डुप्लीकेसी रिमूव होगी तो ऑटोमेटिकली अनॉमलीज भी कम हो जाएंगी। उसके मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल टाइप है नॉर्मलाइजेशन की, जो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर में नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म ना करें तो हमें किन सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है। थैंक यू।